हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो जीएस का सेक्शन होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर कोई यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें जीएस का एक बहुत ही बड़ा सेक्शन होता है। और अपने पहले ही वीडियो में हमने जीएस का कुछ थोड़ा थोड़ा सिलेबस डिस्कस किया था कि जीएस में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़नी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीएस में मुख्यतः कुल 10 सब्जेक्ट पढ़नी होती है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर। तो मुख्यतः जीएस को हम इन 9-10 सेक्शन में बांट देते हैं। अपने पहले ही वीडियो में हमने अपना पॉलिटी चालू किया था और पॉलिटी का भी सिलेबस हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पॉलिटी में जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको हम लोगों ने कुल 13 सेक्शन में डिवाइड किया था कि हम पूरे पॉलिटी को इस तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ते चलेंगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर था भारत का संवैधानिक विकास, तो उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं और जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है अपने सिलेबस में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ें मैंने सारी पढ़ा दी हैं। हमारे चैनल पे वो वीडियो डाल दिए गए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। जो हमारा दूसरा चैप्टर था कि भारतीय संविधान के स्रोत, मतलब कि जो भारत का संविधान है उसके जो चीज़ें उसमें लिखी गई हैं उनके स्रोत क्या क्या रहे हैं। कुछ तो जो संविधान निर्माताओं ने खुद से जोड़ा, कुछ बाहर से भी स्रोत थे, जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935, फिर दूसरे दूसरे देशों के संविधान से कुछ कुछ चीज़ें ली गई थी। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि जो भारतीय संविधान है उसका स्रोत क्या है और उनमें से कौन कौन सी चीज़ें किस किस देशों से ली गई हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज का वीडियो चालू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्रोत है हमारे संविधान का, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भारत का संविधान बना था तो उसमें कुल 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे। उन 395 अनुच्छेद में से करीब 200 से 250 के बीच अनुच्छेद, मतलब करीब 250 के आसपास अनुच्छेद भारतीय संविधान में सीधे सीधे ले लिए गए हैं। मतलब कि करीब 250 ऐसे अनुच्छेद थे भारतीय संविधान के जो कि सीधे सीधे आपके भारत शासन अधिनियम से ले लिए गए थे। अब 250 इम्पोर्टेंट नहीं होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उतनी सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती। कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें ली गई थी, जैसे कि आज जो हम न्यायपालिका का स्ट्रक्चर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके बाद हाई कोर्ट होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था इसकी व्यवस्था आपके भारत शासन अधिनियम 1935 में ही कर दी गई थी। और जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होगा वो अभिलेख न्यायालय होगा और अंतिम अपील वहीं की जा सकेगी, फिर उसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके भारतीय संविधान में रखी गई हैं जो कि इस अधिनियम से ली गई थी। जो हमारा दूसरा चीज़ है कैग, इसके बारे में आप जानते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लोक सेवा आयोग आप सब जानते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, और जो स्टेट पीएससी होती हैं, जॉइंट पीएससी होती हैं, इनका जो प्रावधान है ये भी आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जो हमारा नेक्स्ट है मुख्य स्रोत वो है ब्रिटेन, मतलब जो ब्रिटेन का संविधान है। हालांकि ब्रिटेन में जो संविधान है वो हमारी तरह लिखित संविधान नहीं है, वहाँ अलिखित संविधान है। तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें ले ली गई, जैसे कि संसदीय शासन। संसदीय शासन का मतलब ये होता है कि संसद का शासन होगा। जैसे हमारे यहाँ शासन कौन चलाता है, सरकारें चलाती हैं। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार। तो जो केंद्र सरकार भी होती है वो भी संसद का ही तो एक पार्ट होती है। जितने भी मंत्री होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेके और अन्य कोई भी मंत्री हो, वो सब के सब संसद या तो उच्च सदन के सदस्य होंगे या निम्न सदन के, लेकिन वो संसद के ही अंग होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कानून बनेंगे, जो भी बिल पास होगा या सरकार जो भी नियम कानून बनाएगी, वो उनका आधार क्या होगा, संसद होगी। मतलब सरकार अपने मन से कुछ नहीं कर सकती। इतना तक कि अगर जो भारत की संचित निधि है जिसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 266 में है, उससे अगर 10 रुपये भी सरकार को निकालना होगा तो उसका भी बिल आपका संसद में पारित करवाना पड़ेगा, तभी सरकार वहाँ से पैसे निकाल सकती है। तो उम्मीद है इसका मतलब आप समझ गए होंगे। जो हमारा अगला प्रावधान है संसदीय विशेषाधिकार। तो संसदीय विशेषाधिकार का मतलब वही हो गया कि संसद को विशेषाधिकार है। अगर मान लीजिए कि राज्य में भी विधानमंडल होते हैं और केंद्र स्तर पर संसद होती है, तो अगर राज्य कोई ऐसा भी कानून बना देता है जो कि संसद द्वारा बनाए गए कानून से मैच नहीं करता या उसको उसकी सीमा का अतिक्रमण करता है, तो उस टाइम संसद को कुछ विशेषाधिकार होंगे, भारत की संसद को।
जो हमारा अगला प्रावधान है विधि का शासन। विधि का शासन ये मतलब है कि विधि जो कानून है, जो संविधान है, उससे ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या राष्ट्रपति हो, या सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। तो सबको कानून के हिसाब से ही अपना शासन चलाना होगा। अगर सरकार कोई कानून या कोई नियम बनाना चाहती है तो उसको सबसे पहले उसको संसद में लाना होगा, बिल पारित करवाना होगा, राष्ट्रपति की सहमति, मतलब पूरी एक प्रक्रिया होगी। उसके बाद ही वो कानून बनेगा और फिर सरकार उसके हिसाब से अपना आगे का कदम बढ़ाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है विधि का शासन। एकल नागरिकता, देखिए हमारे देश में एक ही नागरिकता दी जाती है कि आप भारत के नागरिक हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप अलग अलग स्टेट के हैं तो आपको अलग अलग स्टेट की भी नागरिकता दी जा रही है, जैसे अमेरिका में होता है। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही नागरिकता होती है, वो भारत सरकार का होता है। आपकी जो वोटर आईडी भी मिली होगी तो उसमें भारत सरकार ही लिखा होता है। एड्रेस में आपका ज़रूर आपके स्टेट वगैरह सर आपका पता होता है, लेकिन वो एक ही होता है, भारत सरकार। तो नागरिकता एक ही मिलेगी। जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है, मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम, कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रिमंडल देना है। जैसे हमारे यहाँ गृह मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम, भारत का जो संवैधानिक विकास है उसमें जो 1861 में एक अधिनियम आया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पोर्टफोलियो सिस्टम वहीं से चालू हुआ था। तो आप इसको थोड़ा सा लिंक करके भी देख सकते हैं। इस तरीके से जब आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में रहेंगी। तो हमारा जो अगला इम्पॉर्टेंट कंट्री है वो है यूएसए। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या प्रावधान लिए गए। तो जो फंडामेंटल राइट है यानी कि मूल अधिकार, मूल अधिकार आपके संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 13 से आपका 36 तक, या 12 से 35 तक, 35 तक, 12 से 35 तक। तो ये जो मूल अधिकार है जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, इस तरीके से मूल अधिकार हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, आपके यूनाइटेड स्टेट मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। जो न्यायिक पुनरावलोकन है, मतलब कि इसका ये मतलब होता है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी विषय पे कोई अपना डिसीजन दिया और फिर 2 साल बाद कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि सुप्रीम कोर्ट को लगने लगा कि नहीं, अब इस डिसीजन को बदला जाना चाहिए और कुछ नए प्रावधान बनाने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही पूर्व में अपने ही दिए गए डिसीजन को फिर से उसका पुनरावलोकन कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है। या फिर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिसको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, ये संसद द्वारा बनाया गया कानून, तो भी उस टाइम जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है वो सरकार के द्वारा बनाए गए, मतलब संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम के बारे में एक समीक्षा कर सकता है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन हो गया। जो हमारा नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता, ये मैंने आपको भी बताया विधि के शासन में भी कि ये संविधान ही सबसे ऊपर होगा, मतलब इससे ऊपर कुछ भी नहीं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि विधि का शासन, तो यहाँ कंफ्यूज होने वाली कोई बात है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव में ये सीधे सीधे वर्ड ही पूछे जाते हैं कि जो विधि का शासन प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है, तो आपको सीधे सीधे कहाँ करना है आंसर, ब्रिटेन। लेकिन अगर पूछा जाए कि संविधान की सर्वोच्चता, ये जो प्रावधान है हमारे संविधान में, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको यूएसए के संविधान से। जो हमारा अगला प्रावधान है राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति को द्वारा होता है। लोकसभा, राज्यसभा और संसद की विधानसभाएं इसमें हिस्सा लेती हैं। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है कि किस तरीके से किस वोट का कितना उसका अंक दिया जाएगा, ये सारी की सारी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, आपके यूएसए के संविधान से। संविधान की सर्वोच्चता, ये तो मान लीजिए रिपीट हो गया 2 बार, ठीक है। आइए अगला देखते हैं कनाडा। अब कनाडा से भी कुछ प्रावधान लिए गए हैं। तो यहाँ से क्या प्रावधान लिए गए हैं, तो संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। अक्सर कहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ये जो संसदीय शासन है और संघात्मक व्यवस्था, इनमें क्या फ़र्क है। देखिए संसदीय शासन संसद से संबंधित है, मतलब कि संसद, आप जानते हैं कि संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, वो हो गई आपकी संसद। लेकिन संघात्मक व्यवस्था ये होगी कि जो सरकार होगी वो 2 स्तर पे होगी, मतलब एक तो केंद्र सरकार है ही केंद्र स्तर पे, सेंट्रल लेवल पे, और राज्य सरकारें भी होंगी। मतलब आप जब आप भारत का संविधान पढ़ेंगे तो उसमें पहले ही आर्टिकल में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ मतलब कि बहुत सारे राज्य हैं, उन्होंने मिलके एक फेडरेशन, एक संघ बना लिया। तो संघात्मक व्यवस्था का यही मतलब होता है कि कई सारे स्टेट ने मिलके एक संघ, एक फेडरल सिस्टम बना लिया। शक्तियों का विभाजन, राज्य और आपके केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन हो सकता है, या फिर जैसे मान लीजिए कि जो राष्ट्रपति होता, जो विधायिका होती है, न्यायपालिका, उसके बीच भी शक्तियों का विभाजन। तो कोई एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण न करे, इसके लिए
ये व्यवस्था की गई है और ये कहाँ से लिया गया है, आपके कनाडा के संविधान से। तो शक्तियों का विभाजन, एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि जो हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है। तो इसको आपको आंसर करना होगा कनाडा। आर्टिकल 50 में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि इस न्यायपालिका का विधायिका से पृथक्करण जो डीपीएसपी होता है उसी में शक्तियों का विभाजन का भी एक प्रावधान है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिस पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें स्टेट के पास शक्ति है या सेंटर के पास, या केंद्र सूची में वो विषय रखा जाए या राज्य, मतलब कहीं वो संविधान में उसका प्रावधान ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कोई ऐसा विषय आ जाता है जिस पे कानून बनाना आवश्यक है लेकिन संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है कि इस पे कानून कौन बनाएगा, तो वो केंद्र बनाएगी, केंद्र सरकार। तो वही है अवशिष्ट शक्तियों का मतलब कि वो केंद्र के पास रहेंगे। जो हमारा अगला है आयरलैंड, तो आयरलैंड से भी कुछ प्रावधान लिए गए, जैसे कि हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। आपका भाग 4 है आर्टिकल 36 से 51, जिसे आप डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोलते हैं। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में मनोनयन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन 4 क्षेत्रों से करता है। आपका खेल हो गया, कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान, इस टाइप से 4 क्षेत्रों से वो 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। तो ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आपके आयरलैंड के संविधान से। अगला जो हमारा प्रावधान है दक्षिण अफ्रीका, अब यहाँ से भी कुछ चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि संविधान संशोधन। तो आर्टिकल 368 आपने पढ़ा होगा, जो संविधान संशोधन वाली प्रक्रिया है पूरा। इसमें 3 तरीके से संविधान संशोधन होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस 2/3 राज्यों की सहमति। तो ये जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन इस तरीके से आया कि भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाएंगे, आयरलैंड, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन या जर्मनी। तो आपको कहाँ आंसर टिक करना है, दक्षिण अफ्रीका, ऑब्जेक्टिव टाइप में। सब्जेक्टिव टाइप में अगर आप मेंस वगैरह का आंसर लिख रहे हैं, चाहे किसी स्टेट पीसीएस में या कहीं भी सब्जेक्टिव आंसर अगर लिख रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन वन लाइनर नहीं आते। वहाँ पे सीधे सीधे ये बोल देगा कि भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में टिप्पणी लिखें। तो आपको बारी बारी से एकदम बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में आपको आंसर लिखना होगा। थोड़ा थोड़ा सा जो मैं आपसे बोल रहा हूँ इन्हीं चीज़ों को थोड़ा डिस्क्राइब कर देना होगा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। वन लाइनर में सीधे सीधे आपका पूछ लेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। आंसर आपको करना है आयरलैंड। जो हमारा नेक्स्ट कंट्री है फ्रांस। अब यहाँ से भी कुछ चीज़ें ली गई हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र। जो ये समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व है, ये इसके बारे में आपके जो भारत की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वहाँ पे भी प्रस्तावना को जो आप पढ़ेंगे तो ये चारों ही वर्ड प्रस्तावना में भी मिल जाएंगे। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, आपके फ्रांस के संविधान से। और जब आप फंडामेंटल राइट भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। समानता में क्या होता है, इक्वलिटी मतलब कि जाति, धर्म, नस्ल, भाषा, इन सब चीज़ों पे भेदभाव से स्टेट निषेध लगा देगा, मतलब कोई भी इस तरीके का भेदभाव स्टेट नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं फ्रांस के संविधान से। जो हमारा अगला कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आप कहाँ, हिंद महासागर में ही है, देखेंगे भारत के नीचे मैप में तो आपको ऑस्ट्रेलिया दिख जाएगा। यहाँ से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। आप जानते हैं कि जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, वहाँ पे 3 तरीके की सूचियाँ दी गई हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। केंद्र सूची जो उसमें दिया गया है उसमें कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र बनाएगा। समवर्ती सूची में कोई भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी। लेकिन अगर दोनों का अगर आपस में एक दूसरे का ये हो जाए कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि राज्य ने भी कुछ कानून बना दिया उसी विषय पे और केंद्र ने कुछ अलग कानून बना दिया सेम विषय पे, तब किसका मान्य होगा, तब केंद्र का कानून मान्य हो गया, राज्य का कानून निरस्त हो जाएगा उस हद तक। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन का मतलब कि कोई ऐसा विषय है जिस पे लोकसभा ने तो कानून पास, वो बिल पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा उसको पास नहीं कर रही है, या दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, विवाद हो गया कि भाई इस विषय पे इस तरीके का कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो उस टाइम संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। ये क्वेश्चन देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट देगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए
राज्यसभा की अध्यक्षता कौन कर रहा है? सभापति, जो कि भारत का उपराष्ट्रपति भी है। लोकसभा के लिए स्पीकर चुना जाता है, उन्हीं जो रोज लोकसभा के मेंबर होते हैं उन्हीं में से। लेकिन जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करेगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। जो हमारा नेक्स्ट है जर्मनी, यहाँ से क्या लिया गया है? आपात व बंद के समय मूल अधिकार। तो देखिए, जो हमारे यहाँ इमरजेंसी वाला सिस्टम है, 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं। 300, एक आर्टिकल 352 में है, एक 356 में है और एक 360 में है। इन तीनों जो इमरजेंसी होती हैं उनमें कुछ मूल अधिकारों को निरस्त कर सकता है राष्ट्रपति। तो किन किन मूल अधिकारों को निरस्त कर सकता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें मतलब ज़रूरी होनी चाहिए, मतलब कि उसके लिए शर्तें क्या क्या होंगी। तो उन शर्तों का और किन किन मूल अधिकारों का, मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो राज्य के द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं। मतलब किसी भी स्थिति में मूल अधिकारों को जो स्टेट है, मतलब सरकारें हैं, वो नागरिकों से नहीं छीन सकती। लेकिन अगर देश में आपात जैसी स्थिति हो और आपातकाल लगा हुआ हो तो कुछ मूल अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है। तो उसके बारे में एक पूरा का पूरा कानून बना हुआ है, पूरा का पूरा संविधान में लिखा गया है कि इसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो उसका पूरा का पूरा प्रावधान कहाँ है? जर्मनी के संविधान में, और वहीं से उठा के हमारे संविधान में रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं रूस। यहाँ से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य, आप सबने पढ़ा भी होगा, 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी इंदिरा गांधी के टाइम में। मूल कर्तव्य जोड़े गए थे आपके 1976 में। तो ये भी आप देख सकते हैं भाग 4 का, संविधान का भाग 4 का किसके, इसमें देखिए 4-5 क्वेश्चन बन गए। सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत में मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में रखे गए हैं? तो भाग 4 का। फिर दूसरा क्वेश्चन कि भारत में जो मूल कर्तव्य संविधान में हैं वो किस समिति की सिफारिश पे संविधान में रखे गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। फिर तीसरा क्वेश्चन कि मूल कर्तव्य कब संविधान का अंग बने? तो 1976 में। तो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। जो ये पंचवर्षीय योजना है, संविधान में तो इसका कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जो पंचवर्षीय योजनाओं का स्ट्रक्चर था, मतलब जो एक आइडिया था, एक योजना थी, तो ये कहाँ से लिया गया था? रूस के ही संविधान से। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान संविधान में कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक और आप काम कर लें कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद इसको 2-3 बार देख लें, और ऑब्जेक्टिव, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव आती है या कोई भी जो भी ऑब्जेक्टिव आपको अच्छी लगती हो, कोई भी बुक, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगा लें। तो उससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। छोटा सा चैप्टर है और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप देख लेंगे। अगले चैप्टर में हम जो भारत का संविधान का निर्माण था, तो किस तरीके से निर्माण हुआ, किस तरीके से संसदीय कई सारी समितियां बनी थी, तो उनके बारे में वो तीसरा चैप्टर होगा हमारा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान के निर्माण का पूरा हम इतिहास पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उस टाइम हुई। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पूरा का पूरा GS पढ़ा रहे हैं अपने चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे निश्चित रूप से आपको फ़ायदा ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।